जय हिंद, नमस्कार। मैं बिट्टू सर। आज की क्लास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे है। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने दैनिक दिनचर्या में कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन को आपने देखा होगा। जैसे दूध से दही बनना, खाना का पचना, और बर्फ़, पानी से बर्फ़ बनना और बर्फ़ से पुनः पानी बन जाना। तो ये सब परिवर्तन है। तो देखिए, ऐसा परिवर्तन जो टेम्प्रोरी हो, तत्कालिक हो, यानी फिर से वो जो है जगह पे आ जाए। ऐसा परिवर्तन जो टेम्प्रोरी हो वह भौतिक परिवर्तन होता है। और ऐसा परिवर्तन जो परमानेंट हो, सपोज कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, खाना आपका पचा, क्या फिर से वो खाना बन सकता है क्या? नहीं ना। जो चीज़ आप खाए हैं उसको पचा दिए, वो बन सकता है क्या? नहीं बनेगी। दूध से एक बार दही बन गई, क्या फिर दूध बन सकती है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो टेम्प्रोरी होते हैं। तो परमानेंट जो चेंजेस होते हैं, परमानेंट परिवर्तन जो होता है, उसको हम लोग रासायनिक चेंज, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो टेम्प्रोरी चेंज होता है उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आज जो हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखिएगा, और इसी वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में ही आपकी 10वीं क्लास की ये पहली चैप्टर तो क्लियर होने वाली है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी ऑब्जेक्टिव, सारी सब्जेक्टिव इसी में सॉल्व होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो वैसा जो है परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, यानी वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहला गई। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला तो जल बन गया। आप जान रहे हैं हाइड्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन क्या है आपका? वो भी गैस है। और जल तो आप जान रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, जो आप पानी पीते हैं। तो वो दोनों मिलकर देखिए, एकदम इसका नेचर क्या था? गैस वाला। इसका नेचर भी गैस वाला, ऑक्सीजन का नेचर भी गैस वाला था। और वो जल जो बन गया, तो जल का नेचर क्या है? द्रव वाला हो गया। उसके बाद अगर बात करिए कोयला, कोयला को आप जलाए होंगे। कोयला फुल्ली कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको देता है। तो ये भी एकदम नए गुण वाले पदार्थ हो गया। उसके बाद अगर बात करिए सोडियम और क्लोरीन की, दोनों मिला NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हम लोगों को देता है, जो नमक की हम लोग खाते हैं। हालांकि उस फॉर्म में नमक को नहीं खाते हैं, उसमें आयोडीन वगैरह मिला के और वगैरह मिनरल मिला के हम लोग आज के समय में जो है नमक का यूज करते हैं। तो लेकिन हम ये, मेरा समझाने का मतलब ये है कि पहले कुछ और पदार्थ था, ठीक है? वो जब आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो उसका गुण ही बदल जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि इसमें से सोडियम और क्लोरीन की बात करिए। क्लोरीन एक जहरीली गैस है। अगर सेपरेट, अगर अकेला अगर क्लोरीन को अगर हम लोग अपने पेट के अंदर ले लें तो फिर खत्म हो जाएंगे। सोडियम तो धातु है, आप जान रहे हैं। अगर धातु को, जिस तरह से आप लोहा को खाइएगा, ठीक है, उसी तरह से अगर धातु आपके अंदर चली गई तो फिर तो कहानी खत्म है। तो अब सोचिए कि जब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किया, तो उस नमक के बिना ना हम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते। अगर एक दिन रह भी जाते हैं तो भगवान पे एहसान कर देते हैं कि अरे हम तो फास्टिंग किए, है ना। चलिए, तो अभिकारक कौन है? तो रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, वही है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उसमें नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हमेशा होता है। चलिए, तो अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया किया, फिर जाके जल बनाई, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भाग लिया, तब ना जाके जल बना जी। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया में ले रहा है। इस अभिक्रिया में देखिए सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में अभिक्रिया कर रहा है, ये दोनों जो है भाग ले रहा है ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले उसे अभिकारक। तो ये सभी जो हो गया ना, ये टोटल अभिकारक हो गया। ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नए गुण वाले पदार्थ को
यानी अभी जो मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया में नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये जो नए गुण वाला पदार्थ है ना, तो वही हमारा क्या है, प्रतिफल है, उत्पाद है। अरे वही तो प्रोडक्ट है ना जी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया किया, इसके बाद बना क्या, इसके बाद जल बना, तो नए गुण वाला तो जल ही है। कार्बन डाइऑक्साइड बना कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद। सोडियम और क्लोरीन जो अभिक्रिया किया, ये साधारण नमक बनाया। तो ये साधारण नमक को आप देख रहे हैं या जल को देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं, ये टोटल जो है उत्पाद है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कहाँ जो है भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो उसको समझने के लिए 4 चीज़ कम से कम उसमें, ठीक है, 4 में से कोई एक तो होना जरूरी है। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, मतलब अभी आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया किया और बाद में जाके जल बन गया, है ना। तो उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ, पहले वो गैस था, बाद में जाके वो द्रव बन गया, लिक्विड में आ गया। रंग में परिवर्तन, आप देखते होंगे बहुत दिन तक आप अगर लोहे की छड़ को या लोहे का कोई सामान, धातु का कोई सामान को अगर मॉइस्चर वगैरह का नमी या खुले में रख देते हैं ना, तो उस पर जो है जंग लगना शुरू हो जाता है, उस पर कुछ एक परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तापमान में परिवर्तन, आप घर में चुनाई किए होंगे, चूना वगैरह से पेंट किए होंगे, तो चूना में जब आप पानी डालते हैं तो वहाँ 2 चीज़ होता होगा, एक गैस का उत्सर्जन होता होगा। केला पकाने वाला वगैरह सब कार्बेट लाते होंगे ना, कार्बेट में जब पानी डालते होंगे तो गर्म तो हो ही जाता होगा, साथ साथ जो है गैस का भी उत्सर्जन होता है, गैस भी निकलता है उससे। और तापमान में परिवर्तन मतलब पानी डाले ठंडा और वो पूरा खोलने लगता है एकदम से, ठीक है, एकदम से वो गर्म हो जाता है, समझ गए ना। तो ये 4 चीज, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, इतनी जो है मतलब कम से कम सूचक है कि यहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब रासायनिक समीकरण की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों में व्यक्त करना। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम लोग तभी लिखे थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब तीर का निशान लगाए थे, फिर जाके बनाए थे जल, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो सूत्र या संकेत में हम लोग व्यक्त करेंगे, तो सूत्र संकेत में देखिए कैसे व्यक्त करेंगे, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन को हम H2 लिख सकते, ठीक है, प्लस O2 मिलके हमारा क्या बन जाता है, H2O। H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और जल का सूत्र है H2O, ठीक है। ये आपको दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे कौन सूत्र बनता है, सूत्र बनाना भी हम लोग सिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ इस तरह से फनी स्टाइल में पढ़ने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तभी बताए थे कि कोयला में कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो कोयला फुल्ली कार्बन है, कोयला का सूत्र क्या है, C प्लस इसमें अगर ऑक्सीजन मिला तब जाके क्या बना हमारा, CO2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या किए, सूत्र या संकेत में, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। देखिए इससे क्या होता है ना, कागज का बचत होता है, समय का बचत। तभी आप देखेंगे पूरा बोर्ड लिखे थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो अब उसके बदले में H2 प्लस O2 हम लोग लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। Na सोडियम के लिए Na, क्लोरीन के लिए Cl लिख के जो है ना हम लोग काम चला सकते हैं। तो इसमें कागज का बचत होता है, समय का बचत होता है, और दूसरी बात है कि और बहुत सारा चीज का बचत होता है। तो इसमें बहुत फायदा है समीकरण का, रासायनिक समीकरण का बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरी बात है, सभी तत्व या यौगिक की भौतिक अवस्था को भी दर्शाना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन आपका, जैसे मान लीजिए कोई अगर द्रव में रहेगा, ठोस में, ठीक है, तो ठोस वाले के लिए आप S लिखिएगा, ठोस वाले के लिए S लिखिएगा, द्रव वाले के लिए आप जो है L लिखिएगा, और गैस वाले के लिए G लिखिएगा, और जलीय विलयन के लिए, ठीक है, जलीय विलयन के लिए आप AQ लिखिएगा। ये सारा लिख के आप जो है ना, ये इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाना हुआ। तो जैसे हाइड्रोजन हमारा गैस था तो इसको G लिख के घेर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन भी हमारा गैस था तो इसको भी हम G लिख के घेर दिए, और H2O क्या बन गया, जाके लिक्विड बन गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिक्विड बना देंगे। उसी तरह से कार्बन, आप कोयला क्या है, पूरा का पूरा सॉलिड है ना जी, तो कार्बन सॉलिड है। फिर ऑक्सीजन हमारा क्या था, गैस था,
और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाके क्या बन गया, हमारा गैस बन गया। तो पहला चीज तो हम लोग ये किए कि सभी तत्व या यौगिक की भौतिक अवस्था को दर्शा दिए। तो हमने यहाँ पे भौतिक अवस्था को दर्शा दिया, हाइड्रोजन को के आगे गैस लगा दिया, ऑक्सीजन के आगे गैस लगा दिया, वाटर के आगे जो हम लोग लिक्विड लगा दिए, जल के आगे। चलिए दूसरा है अभिकारक और प्रतिफल के बीच ना हम लोग तीर का निशान देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये इधर अभिकारक था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। तो तीर से इधर अभिकारक और तीर के बाद क्या था, हमारा प्रतिफल था, ठीक है। तो उसके बीच में देखिए यहाँ पे तीर का निशान लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। बहुत बच्चे प्लस का ही चिन्ह देते हैं, बराबर का चिन्ह दे देते हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा, तीर का निशान लगाइएगा, ठीक है। अगर ताप या दाब होगा, ठीक है, कुछ ऐसी भी अभिक्रिया होती है जो अभी आगे जस्ट बताएंगे कि कुछ ताप पर, प्रकाश पर, हीट पर, लाइट पर, एनर्जी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर वो जो है टूटता है। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है, ताप पर भी होता है, दाब पर भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं, यानी कि विद्युत भी देते हैं, तो भी उसका अपघटन होता है, टूटता है। आप मान लीजिए गाछ वृक्ष जो खाना बनाता है जी, वो किससे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो यानी कि उसके पत्तियां में जब तक क्लोरोफिल अवेलेबल रहता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, खींचता है। तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगी तो उसके उपस्थिति में वो खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो वो भी अभी जस्ट बताएंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से जो है उसके ऊपर जो है ना दिखाया जाता है। चलिए समझते हैं। पहले रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देख लेते हैं। मेनली 5 प्रकार का होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब नाम से ही आपको क्या लग रहा है, मतलब संयोजित हो जाना, एकत्रित हो जाना, संगठित हो जाना। संयोजन के नाम से ही आपको यही लग रहा है ना, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेगा ना, कल बन जाएगा, मतलब संयोजित हो जाएगा, मिल जाएगा पूरी तरह से, तब जाके वो संयोजन अभिक्रिया होगा। तो जैसे समझिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, है ना, तो क्या हुआ, एकत्रित ना हो गया जी। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिला, अभिक्रिया किया, अब बाद में जो है ना पता चला उत्पाद में 2-4 ठो ना बना के एक गो बनाया। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन 2 गो मिला, बना दिया कै गो, 1 ठो कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंगले उत्पाद है ना ये, तो जो सिंगल उत्पाद बना दे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, एकल उत्पाद। हाइड्रोजन को देखिए, ऑक्सीजन को देखिए, 2 गो मिलकर ससुरा एक गो बनाया, है ना, 2 गो मिला और 1 गो बना दिया, तो यानी एकत्रित ना हो गया, ये तो मजबूत हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जस्ट इसी का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। ये 2 गो मिलकर 3 गो मिलकर 1 गो बनता था, अब वियोजन के गारे हम जो है ना अकेले टूट के जो है 3-4 गो बनेंगे, है ना। तो उसको तोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी टूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक, वियोजन मतलब टूट जाना, वियोजन का मतलब है वो, संयोजन मतलब संयोजित होना, एक होना, अब वियोजन मतलब टूट जाना, है ना। वियोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन जाए, यानी संयोजित को बोला, अरे बकललवा तुम जो है 2 गो मिलकर 3 गो मिलकर 1 बनता था, हम 1 गो जो बने ना उसको तोड़ के जो है 3-4 गो बना देंगे, ठीक है, मेरा मन है। तब वो तोड़ने वाला हो गया, वो वियोजन कर रहा है, तो वो कौन सा अभिक्रिया हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दे, वो कैसे टूटेगा, ठीक है, जब आपके घर में कोई खोसर वसर करने वाला होगा, चुगली उगली करने वाला रहेगा, तभी ना आपका घर फूटेगा जी। तो यहाँ पे देखिए 3 गो चुगला है, एगो है उष्मा, एगो है विद्युत, एगो है सूर्य प्रकाश। ये तीनों मिलके ना किसी पदार्थ को तोड़ने का काम करता है ना, तभी ना वियोजन अभिक्रिया होगा, बैठले बैठल थोड़ी कुछ टूटेगा जी। तो ये तीनों चुगला याद रखिएगा, उष्मा, विद्युत और सूर्य प्रकाश। उष्मा के द्वारा जो टूटा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अब विद्युत के द्वारा जो टूटा विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाश, सूर्य प्रकाश के कारण जब कोई टूटे ना तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड था, और उस पर जो है कितना बढ़िया सॉलिड में था, ठोस अवस्था में था, उधर से जो है उष्मा दिए, हीट दिए, और हीट जैसे दिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तो 2 गो बना दिया, तोड़ दिया ना इसको। बात करिए पानी की, पानी में जैसे ही हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, विद्युत, जैसे ही उसमें करंट दिए ना, तो क्या हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग
गैस हो गया। आप कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो करंट मार देगा ना तो ऊपरे चल जाइएगा, समझ गए। चलिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, मतलब चांदी के साथ क्लोरीन का जो है मतलब अभिक्रिया हुआ, ठीक है। तो AgCl सॉलिड में था, उस पर सूर्य प्रकाश लगा, मतलब सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, वो क्या बना दिया आपको चांदी को अलग कर दिया और क्लोरीन को अलग कर दिया, है ना। तो अगर आपको पूछे कि संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कौन है, तो वियोजन। संयोजन का जो है विपरीत वियोजन और वियोजन का विपरीत संयोजन है। देखिए तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है जगह चेंज कर देना। विस्थापन का मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह, मतलब अपनी जगह को चेंज कर देना ही विस्थापन कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का जगह परिवर्तन हो जाना विस्थापन कहलाता है। एक छोटी सी कहानी जानिए। क्लास में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। और लड़का थोड़ा कमजोर टाइप का है, लड़का कमजोर टाइप का है, लड़की थोड़ा सा सुंदर है, और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बड़ा बढ़िया जो है मस्ती से जो है अपना लाइफ को काट रहा है, मन लगा के पढ़ता है, मन लगा के घूमता है पार्क वार्क में, ठीक है। एगो बड़ा मजबूत लड़का आता है, बड़ा मजबूत हट्टा कट्टा लड़का आता है, वो भी थोड़ा स्मार्ट टाइप का होता है, ठीक है। वो भी वो लड़की को लाइन देना चालू कर देता है, समझे ना। तो लड़की तो बड़ा असमंजस में रहती है, भाई दोनों स्मार्टे है ना। और वैसे कहाँ से सच्चा प्यार, सच्चा प्यार कोनो चीज़ होता है जी। तो वो जो है असमंजस में पड़ जाती है लड़कियाँ। तो लड़का जो है लड़का को कहता है, वो जो लड़का जो पहले से कमजोरवा लड़का जो उससे प्यार कर रहा होता है, उसको कहता है रे ये गर्लफ्रेंड को छोड़, नहीं तो तोरा हड्डियाँ तोड़ देंगे। अब बाहर में मिलो तोरा इतना हड्डी तोड़ेंगे ना कि तोड़बे करेंगे, ठीक है। तो बेचारा डर से क्या करता है ना, वो गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। फिर जो ये जो मजबूतवा लड़का आया था वो गर्लफ्रेंड बना लेता है। अब बताइए, अब फिर जब उससे भी मजबूत आएगा तो वही काम ना करेगा जी। तो वही होता है विस्थापन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब बड़ा मजबूतवा लड़का जो आया था क्लास में, वो गर्लफ्रेंड को छुटा दिया ना जी। यौगिक मतलब क्या, दो आदमी का मिलन, दो पदार्थ का मिलन ही ना यौगिक कहलाता है। दो तत्व का मिलन यौगिक कहलाता है, दो या दो से अधिक तत्व का मिलन भी यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो जब दो गो तत्व मिला, समझिए, तो यौगिक बना, ठीक है। तो कह रहा है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। यानी मजबूतवा लड़का जो था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अच्छा खासा रिलेशन को चेंज कर, लड़का का जगह चेंज कर दिया। कौन किया, तो मजबूत लड़का। अब देखिए यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट, कितना बढ़िया कॉपर कमजोरवा था लड़का, ठीक है, और सल्फेट दोनों मिलके जो है एक यौगिक बनाया हुआ था, आयनिक है, आयनिक यौगिक है। तो उस जिंक आया, जिंक बड़ा मजबूतवा लड़का था, आया क्लास में, बोला रे जगह चेंज करो, हमको चाहिए ये लड़की। तो क्या किया, लड़कियों बेचारी क्या करेगी, ZnSO4 जिंक के साथ चली गई, कॉपर को लात मार के जो है अलग कर दिया। अब जो है जिंक से मजबूत हुआ आ गया मैग्नीशियम, है ना। ऊपर वाला तो सब ना देख रहा होता है, तो जिंक से जो है मजबूत वाला आ गया कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोला रे लड़की हमको पसंद आ गई, चल छोड़ तुम, ठीक है। तो वो क्या किया, उसको छुड़ा दिया। तो लड़की जो है किसके साथ चली गई, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ चली गई, ठीक है। और वो जो है फिर जिंक को लात मार के अलग कर दिया। चलिए, तो कौन किसको लात मार सकता है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है। देखिए धातु जिंक भी है और मैग्नीशियम भी है, ठीक है। तो किसकी जो है सक्रियता ज्यादा है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, बोर्ड में जगह नहीं था फिर ये ऐसे लिखे। तो ऐसे अगर आपको याद, तो सक्रियता श्रेणी याद रखने के लिए, ठीक है, हम कुछ ट्रिक दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसा है कि एक लड़का शादी कर लेता है, चुरा के शादी करता है, लव मैरिज होता है। तो हमरे ऐसा जो है मेंटर उसको बोलता है भाई अपना ससुर से कार काहे नहीं मांगा शगुन पे रे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है मेंटर होता है। कौन लड़का किस लड़के को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, यानी उसके गर्लफ्रेंड के यौगिक के साथ, ठीक है, किसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसको याद रखने के लिए ना, तो अभी जस्ट हमने बताया क्या कि ससुर से जो है कार मांगने के लिए जो है कोई इंसिस्ट करता है दहेज में, हालांकि दहेज लेना गलत बात है, ठीक है, शगुन के तौर पर कार मांग रहा है। तो देखिए कैसे मांगता है
क्यों ना कार मांगा अल्टो जैन फरारी, क्यों ना कार मांगा अल्टो जैन फरारी सगुन पर। अब ससुर सुन लेता है उसका, ठीक है, बोलता अरे तो हमारा दामाद को भड़का रहा है। तो ससुर बोलता है कौन, आगे आओ पिटाई लगेगी, है ना। तो इस तरह से जो है ना आप, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो यानी, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कॉपर को कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। तो देखिए कॉपर यहाँ है, जिंक इसके ऊपर में, तो क्यों नहीं करेगा, कॉपर को फेरस भी कर देगा। ये जो है एसएन यानी कि टीन, पीबी यानी सीसा भी इसको कर देगा कॉपर को, है ना। और सबसे कमजोर जो है ना प्लेटिनम होता है, हालांकि सबसे महंगा होता है जी, धातु जो है प्लेटिनम बड़ा महंगा होता है, लेकिन वो सबसे कमजोर होता है, ठीक है। किसमें, सक्रियता श्रेणी में बहुत कमजोर होता है। उसके बाद आइए एयू, सोना, ठीक है, यह बड़ा महंगा होता है ना। उसके बाद आइए एजी, चांदी, ठीक है, यह बहुत महंगा होता है, लेकिन सक्रियता श्रेणी में ये सबसे जो है पीछे होता है, जिस कारण से इस साधारण लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम ये धक्का मार के बाहर निकाल देता है। अब एगो बात समझिएगा, इस सोडियम और पोटासियम इतना ज़्यादा ये जो है ना मतलब नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा मुलायम होता है, इसको आप चाकुओं से काट सकते हैं। और क्या, इसकी औकात इतनी भी नहीं है कि ये बाहर में रह पाए। खुले हवा में जब इसको छोड़ दीजिएगा ना तो इसमें आग पकड़ लेगा। सोडियम और पोटासियम की इतनी भी औकात नहीं है कि खुले हवा में भी घूम पाए। अब बताइए वो जो है कॉपर को, ठीक है, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, इवन लोहा तक को वो अपने जो है यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यानी सक्रियता श्रेणी में इसका जगह बहुत ही। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन मतलब तो आप समझिए रहे हैं कि अपना जगह को चेंज कर देना। द्वि मतलब दो पदार्थ यहाँ पे जो है ना अपना जगह को चेंज करेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे जगह को चेंज करेगा। जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान कर नए उत्पाद बनता है, तो आयनों का आदान प्रदान क्या होता है ये समझिए। देखिए AgNO3 के साथ था, लेकिन Ag जो है Cl के साथ चला गया, ठीक है, और Ag जो है किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, और NO3 जो है ना आपका Na के साथ चला गया, NaNO3, यानी अपना जगह चेंज कर दिया, ठीक है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ ये जो है अभिक्रिया किया। तो देखिए Ba जो है SO4 के साथ चला गया और Cl2 जो है Cu के साथ चला गया, ठीक है। यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जब कोई पदार्थ अपना जगह का, आयनों का आदान प्रदान करे। जगह का आदान प्रदान नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, आयन के साथ ही होता है। ये आप जब आयनिक बॉन्ड पढ़ाएंगे आपको तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी ये समझिए कि आपको ये समझना है सिर्फ कि जगह अपना चेंज कर रहा है ये, ठीक है। जगह अपना चेंज किया, दो गो जगह चेंज किया ना। जब एक ठो कोई जगह चेंज कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है, अधिक क्रियाशील जो है तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को जब विस्थापित कर रहा था तो एकल विस्थापन था। यहाँ द्विविस्थापन हो रहा है, दो जगह पे जगह चेंज हो रहा है ना। अब देखिए उपचयन, अपचयन, रिडॉक्स ये हमेशा साथ साथ भी होता है ये अभिक्रिया, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन खत्म हो जाए, या तो हाइड्रोजन का नाश यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाए या ऑक्सीजन वृद्धि हो, तो आपका उपचयन होता है। और जब हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का नाश हो यानी इसका जस्ट उल्टा होगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ कॉपर अकेला था, ठीक है, जब उत्पाद बना तो उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन की जो है क्या हुई, वृद्धि हुई ना, ऑक्सीजन की इसमें आके वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, उपचयन। यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्साइड था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड था, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखिए कॉपर को जो है ना ऑक्सीजन छोड़ दिया तो ऑक्सीजन का नाश ना हुआ यहाँ पे। तो जब ऑक्सीजन का नाश होता है ना तो तब जाके वो अपचयन होता है, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया लगभग बहुत रिएक्शन में साथ साथ होता है। तो जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो तो उसे उपचयन अपचयन कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, काटना नहीं। हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन वगैरह होती है यानी ऑक्सीजन के संपर्क में, यानी ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाती है तो उपचयन अभिक्रिया होता है। तो ये देखिए क्या होता है, संक्षारण। जब कोई धातु को आप आर्द्रता, वायु, जल या अम्ल के संपर्क में रखते हैं ना तो उसके ऊपर एक परत जमने लगती है, ठीक है।
तो वही परत क्या करता है ना, धीरे 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 उस धातु को खाना चालू कर देती है। ठीक है, मतलब वही परत जो है उस धातु को खाना चालू कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। यह परत कुछ दिनों बाद धातु को खाना शुरू कर देती है। इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे लोहे में जंग का लगना, चांदी पर काली परत जमना, तांबे पे जो है हरे रंग का परत जम जाना। ठीक है, अगर इससे बचना है ना तो इस पे मिश्र धातु का पेंट कर दीजिए, जस्ता का पेंट कर दीजिए, ये वगैरह आप कर सकते हैं। प्राइमर पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता सुनने में ही लगता होगा कि बड़ा अजीब टाइप का गंध है ना। तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है, वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो उपचयित होने लगती है, मतलब ऑक्सीजन उसमें वृद्धि होने लगती है, जिस कारण से उसका स्वाद और गंध बिल्कुल खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत दिनों के लिए अगर सब्जी 2-4 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा गर्मी महीने में, और ठंडी महीने में भी 4-5 दिन के लिए अगर छोड़ दीजिएगा ना तो सब्जी महकने लगता है, बड़ा गंदा दुर्गंध करता है, स्वाद भी उसका खट्टापन आ जाता है उसमें। तो ठीक है, उसी प्रक्रिया को, उसी परिवर्तन को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अगर इससे बचना है तो नाइट्रोजन गैस वगैरह सबका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए चिप्स वगैरह सब होता है ना, लेज, कुरकुरे वगैरह, तो इसमें आप जो सोचते हैं कि उसमें अरे दुकानदार तो हवा भर के पैसा देता है, कंपनी हवा भर के पैसा लेता है, जी हाँ, वो हवा का पैसा लेता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिस कारण से वो बहुत दिन तक जो है ना, क्योंकि उसको तो तेल में छाना जाता है, तो वो मिहा नहीं जाए, ठीक है, मसवा नहीं जाए और वो खराब ना हो जाए उसका टेस्ट, इस कारण से जो है उसमें नाइट्रोजन गैस उस पैकेट में प्रयोग किया जाता है। तो आशा है आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो पूरी तरह से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।